भारत जानता था चीन ऐसा करेगा, इसलिए भारत ने क्या पहले ही कदम उठा लिया। तालिबान के साथ चीन ने एक बड़ा गेम किया है। जानेंगे भारत को अब क्या करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा उलटफेर भारत और रूस ने किया है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने बचा लिए हैं 160 करोड़ रुपए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस के लिए भारत बनाएगा ड्रोन? अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि चीन ने बीजिंग में उसके राजदूत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस कदम को दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। हालांकि इस घोषणा की अभी तक चीन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि तालिबान सच बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो चीन करीब 2 साल पहले काबुल की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान के शासन के राजदूत को मान्यता देने वाला पहला देश बन जाएगा। हालांकि अभी तक न तो चीन ने और न किसी अन्य देश ने औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता दी है, लेकिन डिप्लोमेटिक संबंध बहाली होने का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को मान्यता दे रही हैं। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला है? तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल विभाग के महानिदेशक हांग लेई ने नवनियुक्त राजदूत अब्दुल्ला बिलाल करीमी से परिचय पत्र की प्रति स्वीकार की है। कहने का अर्थ है कि जो आधिकारिक चीजें होती हैं वो शुरू हो गई है। चीनी अधिकारी होंग ने करीमी के आने पर बीजिंग और काबुल के लिए अच्छी बात कही, कहा कि दोनों के संबंध पॉजिटिव हो गए। अब हमें एक दूसरे के संबंध बढ़ाने में हमारे लिए बड़ा ही अच्छा होगा। तालिबान के अनुसार होंग ने शुक्रवार की बैठक में कहा कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता और अफगानिस्तान के लोगों के फैसलों का सम्मान करता है। ये आंतरिक अफगान मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही उसने अतीत में ऐसा किया है। वहीं करीमी ने चीनी पक्ष को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान क्षेत्र में किसी को कोई खतरा नहीं है और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सभी के हित में है। तालिबान के नए राजदूत, जिनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, वो हाल तक तालिबान के नेतृत्व वाले सूचना मंत्रालय में उप प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे। आपको बता दें, बीजिंग ने संघर्षग्रस्त दक्षिण एशियाई राष्ट्र अफगानिस्तान को फिर से अराजकता में डूबने से रोकने में मदद करने के लिए तालिबान के साथ करीबी जुड़ाव को बनाए रखने की मांग की है। हालांकि चीन की अंदरूनी कोशिश ये है कि तालिबान उइगर आतंकवादियों को न तो प्रोत्साहन दे और न ही अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल तालिबान उइगर इस्लामिक आतंकवाद के लिए होने दे, जिनका मकसद है सिंजियांग क्षेत्र को चीन से अलग करना। चीनी सरकार ने इस साल अक्टूबर में तालिबान प्रतिनिधियों को अपने वैश्विक बेल्ट एंड रोड फोरम में आमंत्रित किया, जो सत्ता में लौटने के बाद पहला ऐसा कुछ था जिसमें हाई प्रोफाइल बैठक में ये पहुंचे थे। पिछले साल सितंबर में चीन तालिबान शासन के तहत काबुल में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया। अन्य देशों ने या तो पिछले राजदूतों को बरकरार रखा है या अपने दूतावासों के प्रमुखों को चार्ज दी अफेयर्स क्षमता से नियुक्त किया है, जिसके लिए मेजबान सरकार को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाल के महीनों में तालिबान के साथ धीरे धीरे चाइना की सरकारी कंपनियां, चाइना की निजी कंपनियां साथ आती हुई दिख रही हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अफगान राजनयिकों के मिशन को कतर में ट्रांसफर कर दिया है ताकि लाखों अफगानों को मानवीय सहायता दी जा सके। तो इसी बीच रूस, भारत और तुर्की सहित अफगानिस्तान के पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों ने तालिबान को अपनी अपनी धरती पर अफगान राजनयिक मिशनों पर नियंत्रण लेने की अनुमति दे दी है।
जो प्रभारी स्तर पर चलाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना तालिबान के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हाल फिलहाल में जब अफगानिस्तान का दूतावास बंद हुआ था तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं भारत भी चाह रहा था कि अब तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने का समय आ गया है, वरना दिक्कतें हो सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है। रूस ने पिछले कुछ महीनों से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। हाल ही में रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा ये भारत दौरे पर पहुंचा था। इस बेड़े ने भारतीय नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया था। इस महीने की शुरुआत में पिछले 5 दशकों में पहली बार रूसी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचे थे। इसके अलावा रूस ने म्यांमार की नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास कर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बीच हिंद महासागर पर नजर गड़ाए क्यों बैठे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत हिंद महासागर में अमेरिका के खिलाफ रूस का साथ देगा। विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पुतिन ने एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। जिन एशियाई देशों के साथ रूस का व्यापार ना के बराबर था, उसे अब बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि रूस अब पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने में नहीं झिझक रहा है। वो म्यांमार के सैन्य शासन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भारत और चीन पहले से ही रूस से तेल की रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत अपने पुराने सहयोगी रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता रूस के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक मजबूत साझेदारी बनाकर चलना चाहेगा। खैर, जहां चीन अगर यहाँ सेना उतारता तो भारत को टेंशन होती, लेकिन यहाँ पर रूस आया तो भारत ने स्वागत किया है। भारत ने रूस के खिलाफ ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं जो उसे बुरा लगे। आपको बता दें, इस वक्त भारत और रूस के बीच न कई सारी प्लानिंग चल रही हैं। पहली बात तो ये, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध के बाद दुनिया ये कहने लगी कि सबसे बड़ा झटका भारत को लगेगा। 90% तक हथियार खरीदता था ना, भारत को देखना कैसा प्रॉब्लम होगा। पर हुआ क्या, भारत ने मेड इन इंडिया के तहत अपने खुद के कंपोनेंट बनाने शुरू कर दिए। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने करीब 160 करोड़ रुपए बचा लिए अपने ही देश में इन कंपोनेंटों को बनाया गया और बनाकर इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत सारी चीज जैसे कि Mi-17 V5 को रिपेयर करना, ये सारी चीजें भी हुई। छोटी छोटे कंपोनेंट को हैंडल करना, ये भी चीजें हुई। अब ऐसे में रूस क्या चाह रहा है? रूस चाह रहा है कि भारत उसके लिए UAV और वेपन सिस्टम बनाए। इससे रूस को क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें, दरअसल रूस की इस वक्त स्थिति युद्ध में अटके होने की वजह से ऐसी है कि अपने क्लाइंट्स को वो समय पर हथियार नहीं दे पा रहा है। ऐसे में रूस चाह रहा है कि अगर भारत उसके लिए UAV या फिर छोटे छोटे वेपन सिस्टम बनाए तो बिक्री की बिक्री होगी और रूस भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ हाँ वगैरह सुनने को नहीं मिला है, पर हाँ एक चीज जरूर होगा, ऐसी बात हुई तो रूस की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा, जो भारत के लिए बेहद अच्छा होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।